आपको यह बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आज सिर्फ 4 घंटे में ही इजरायल से वापस अमेरिका क्यों लौटना पड़ा। आज इजरायल के टेल अवीव शहर पहुंचने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और यह जो मीटिंग है लगभग 1 घंटे तक चली। इस बैठक में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, हमास के खिलाफ इस युद्ध में अमेरिका पूरी तरह से इजरायल के साथ खड़ा है। और दूसरी बात, गाजा सिटी के जिस अस्पताल में कल धमाका हुआ और 500 लोग मारे गए, वो धमाका इजरायल ने नहीं किया है और अमेरिका ने इस मामले में इजरायल को क्लीन चिट दे दी है। इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की जिनके अपनों को हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को बहुत बेरहमी से मार दिया था, उनकी हत्या की गई थी। उन सब से मिलने के लिए जो बाइडेन पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन 9000 किलोमीटर का सफर तय करके इजरायल इसलिए आए थे क्योंकि वो इस युद्ध में इजरायल को समर्थन देने के साथ साथ अरब के मुस्लिम देशों के साथ भी एक संतुलन बनाना चाहते थे। लेकिन उन्हें सिर्फ 4 घंटे के बाद ही वापस अपने देश अमेरिका के लिए रवाना होना पड़ा क्योंकि अरब के मुस्लिम देशों ने जॉर्डन में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने से इनकार कर दिया। जॉर्डन और इजिप्ट के राष्ट्र प्रमुखों और पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने के लिए तैयार नहीं हुए और जो बाइडेन को सिर्फ इजरायल के प्रधानमंत्री से मिलकर ही वापस अमेरिका जाना पड़ा। आज बहुत सारे लोग राष्ट्रपति जो बाइडेन की यह कहते हुए आलोचना कर रहे हैं कि जो बाइडेन गाजा सिटी के हमले में इजरायल को क्लीन चिट देने के लिए अमेरिका से इतनी दूर टेल अवीव शहर तक आए थे और जो मुस्लिम देश है वो अब इस पूरे मुद्दे पर अमेरिका जैसे बाकी पश्चिमी देशों के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट हो गए हैं। तो यहां जियोपॉलिटिक्स में यह बात समझने वाली है कि अब दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है। एक हिस्सा वो जो इस समय गाजा के मामले पर हमास के और फिलिस्तीन के साथ है और एक हिस्सा वो जो इजराइल के साथ है। गाजा सिटी के जिस अस्पताल में कल धमाका हुआ और जिसमें 500 लोगों के मारे जाने की खबर है, उस अस्पताल में घटना के वक्त 1000 लोग मौजूद थे। और यह हमले के बारे में आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज पूरी दुनिया में इस हमले की चर्चा हो रही है क्योंकि बड़ा हमला है। अस्पताल पर एक हमला हो जाता है और उसमें 500 लोग मारे जाते हैं। आमतौर पर युद्ध चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन सेनाएं अस्पताल या स्कूलों पर हमला करने से बचती हैं। अस्पतालों पर बमबारी नहीं की जाती है, हमले नहीं किए जाते हैं, लेकिन इस अस्पताल पर हमला हुआ है और 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। और इस समय उसमें 1000 लोग मौजूद थे और इनमें कई लोग ऐसे थे जो अस्पताल में वहां पर इलाज नहीं करा रहे थे बल्कि शरण लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और पहले इसी अस्पताल में 6000 लोगों ने शरण ली हुई थी। लेकिन शनिवार को हुए एक बम धमाके के बाद 5000 लोग इस अस्पताल से चले गए और बाकी 1000 लोगों ने इस अस्पताल में ही रुकने का फैसला किया था, जिनमें कल हुए धमाके में लगभग 500 लोग मारे गए। हालांकि अभी इस घटना को लेकर इजराइल और हमास दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हमास का आरोप है कि इजराइल की सेना की धमकी के बाद जब उत्तरी गाजा के लाखों लोगों ने दक्षिणी गाजा में पलायन करने से इनकार कर दिया तो उसने बौखलाहट में गाजा सिटी के इस सबसे बड़े अस्पताल पर हवाई हमले करके सैकड़ों लोगों की जान ले ली। और हमास ये बात इसलिए भी कह रहा है क्योंकि इस घटना से पहले इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा के 20 अस्पतालों से यह कहा था कि वहां जो भी लोग शरण लेने की मकसद से रह रहे हैं उन्हें दक्षिणी गाजा के इलाकों में जाना ही होगा। और जब ऐसा नहीं हुआ तो आरोप है कि इजराइल ने गाजा सिटी के इस अस्पताल पर एक हवाई हमला कर दिया। यह हमास का आरोप है। दूसरी तरफ इजराइल ने इन आरोपों से पूरी तरह से इनकार किया है। इजराइल की अलग थ्योरी है। उसका आरोप है कि गाजा सिटी में छिपे आतंकवादी जब इजराइल के शहरों पर हमला करने के लिए एक के बाद एक रॉकेट दाग रहे थे तब उन्हीं में से एक रॉकेट मिसफायर हुआ और यह रॉकेट मिसफायर होने के बाद गाजा सिटी के इस अस्पताल में ही गिर पड़ा, जिससे यह ब्लास्ट हुआ और 500 लोग मारे गए। यानी आतंकवादियों ने अपने ही अस्पताल में
अपने ही नागरिकों को शिकार बना दिया। इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने सबूत के तौर पर एक ऑडियो क्लिप जारी करके बताया है कि जो रॉकेट मिसफायर हुआ वो रॉकेट एक दूसरे आतंकवादी संगठन की तरफ से दागा गया था और इस आतंकवादी संगठन का नाम है पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद। नाम भी आप देख लीजिए, पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद। तो ये लोग आम नागरिकों को मारने को जिहाद कहते हैं और इस्लामिक तो आप देख ही रहे हैं कि क्योंकि ये धर्म के नाम पर संगठन बनाया गया है। इस आतंकवादी संगठन का रॉकेट जब मिसफायर हुआ तब हमास के आतंकवादियों ने फोन पर आपस में बातचीत करते हुए यह स्वीकार किया कि यह धमाका आतंकवादियों के अपने ही रॉकेट के फेल हो जाने की वजह से हुआ है और उनकी जो बातचीत की ऑडियो क्लिप है वो इजराइल की सेना ने रिलीज की है। بقول لك أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الإسلامي هاي. ايه هم بيقولوا تعاون الجهاد الإسلامي. انه من عندنا هذا شكله من عندنا. مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا إن الشظايا تبعت الصاروخ إنه شظايا محلية مش زي شظايا ايش بتقول؟ سبحان الله، من عندنا ما لقاش غيرين بجرسلي. عاد هذول كريم من المقبرة الورا دي بسلك محط فيهم. ايش اصدر بتلاقيهم طالعين من المقبرة اللي ورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبرة وراه؟ المعمداني ولك عند الساحة بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحة؟ أول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد على ايدك اليمين في مستشفى المعمداني. عرفتها। इसके अलावा इजराइल की सेना ने कुछ वीडियो भी जारी किए हैं जिनमें यह दिख रहा है कि इस घटना के दौरान आतंकवादियों ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे, जिनमें एक रॉकेट मिसफायर होने के बाद अस्पताल पर गिर गया, जिससे यह भयानक घटना हुई है। वो वीडियो भी आप देख लीजिए। इजराइल की सेना का यह भी कहना है कि अगर यह हमला उसने किया होता तो इसमें इस अस्पताल का स्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया होता और वहां 7 से 19 मीटर के डायमीटर का एक बड़ा गड्ढा हो जाना चाहिए था, लेकिन इस घटना में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसके अलावा इस घटना में अस्पताल को सबसे ज्यादा नुकसान धमाके के बाद लगी आग से हुआ है और इजराइल की सेना का यह दावा है कि यह आग इसलिए भड़की क्योंकि जो रॉकेट मिसफायर होकर यहां ब्लास्ट हुआ उसमें फ्यूल बहुत ज्यादा था। असल में जब लंबी दूरी के रॉकेट दागे जाते हैं तो उनमें फ्यूल बहुत ज्यादा होता है, ईंधन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब ये रॉकेट लॉन्च होते ही मिसफायर हो जाते हैं और शुरुआत में ही ये कहीं गिर जाते हैं या इनमें विस्फोट हो जाता है तो इसी ईंधन से, इसी फ्यूल से घटनास्थल पर आग लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और इजराइल इस घटना में ऐसा ही होने का दावा कर रहा है। आप देखिए क्या कहा इजराइल ने। Hamas has been firing thousands of rockets at Israeli civilians, and what occurred a few hours ago in Israel, or actually at 7 p.m. Yesterday, was that a rocket fired by another terrorist organization called the Islamic Jihad misfired, partially exploded in the air, and then landed on the ground and exploded on the ground close to that hospital in Gaza City. We have been able to reach that conclusion by looking at radar footage, by analyzing our own activity to make sure that we did not have any military activity in that area at that time, and also by looking at visuals, a UAV footage that we have now taken and analyzed to see and confirm that it was not an Israeli strike. इजराइल के इन आरोपों को पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद के आतंकवादियों ने गलत। हम आपको आज कुछ तथ्य जरूर बता सकते हैं। यह सच है कि हमास और इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी गाजा से इजराइल पर जो रॉकेट दागते हैं उनमें कई रॉकेट, बड़ी संख्या में रॉकेट मिसफायर हो जाते हैं। यह बिल्कुल सही है। 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच 10 दिन में गाजा से दागे गए कुल मिलाकर 450 रॉकेट्स मिसफायर हुए हैं, जिनमें गाजा में ही कई लोगों की जिनकी वजह से जान चली गई। यानी 450 रॉकेट 10 दिन में मिसफायर हुए, जो इजराइल में गिरने की बजाय गाजा पर ही गिर गए, गाजा में रहने वाले लोगों पर गिर गए और वहां उनकी मौत हो गई।
इजराइल के मुताबिक हमास की तरफ से दागे जाने वाले रॉकेट्स का सक्सेस रेट 75 से 80% के बीच है, जिसका मतलब यह हुआ कि गाजा से दागे जाने वाले हर 100 में से 20 से 25 रॉकेट मिसफायर हो जाते हैं और इनसे गाजा के आम लोग ही मारे जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो रॉकेट है ये बहुत लोकल रॉकेट होते हैं, ये वहीं पर बनाए जाते हैं और एक रॉकेट की कीमत 25 से 75 हजार रुपए के बीच कहीं भी हो सकती है। तो ये जो रॉकेट हैं इनकी जो क्वालिटी है ये बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये वहीं आतंकवादी इन्हें कहीं पर भी सामान निकालकर जोड़कर बनाते हैं और इनकी जो गुणवत्ता होती है ये बहुत अच्छी नहीं है। ये बहुत ही सस्ते किस्म के रॉकेट होते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि इसकी जो कीमत होती है एक रॉकेट की वो 25 से 75 हजार के बीच में कुछ भी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ये रॉकेट दागा जाता है और इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है जो इन रॉकेट्स को रोकता है, और उस आयरन डोम सिस्टम में जो रॉकेट का इस्तेमाल होता है इन लोकल रॉकेट्स को रोकने के लिए, उस एक रॉकेट की कीमत होती है 33 लाख रुपए। यानी इजराइल जिस रॉकेट को इस्तेमाल करता है गाजा से आने वाले रॉकेट को रोकने के लिए, उसकी कीमत है 33 लाख रुपए के आसपास, और गाजा से जो रॉकेट आ रहे हैं आतंकवादियों की तरफ से उसकी कीमत है 25 से 75 हजार रुपए के बीच। यह बात गाजा का बच्चा बच्चा जानता है कि आतंकवादी जब इजराइल पर कोई रॉकेट फायर करते हैं तो उस रॉकेट पर कई बार उनकी अपनी मौत भी लिखी होती है। लेकिन गाजा के आम लोग कभी भी इसका विरोध नहीं करते, और जो आतंकवादी गाजा के मुसलमानों के लिए जिहाद करने की बात कहते हैं वो कई बार उन्हीं मुसलमानों की जान ले लेते हैं। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये आतंकवादी गाजा के लोगों के असल में हमदर्द नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये कई बार इस जंग में अपने ही लोगों की हत्या कर रहे हैं। और गाजा सिटी में हुए इस धमाके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और उन्होंने ट्वीट किया है जो इस समय आपके सामने है। उन्होंने जो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, डीपली शॉक्ड एट द ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइव्स एट द अल अहली हॉस्पिटल इन गाजा। तो उन्होंने भी दुख जताया है। गाजा सिटी में हुए इस धमाके के बाद कई देशों में इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब वो तस्वीरें देखिए, पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें तुर्की के इस्तांबुल शहर की हैं जो अभी आप देख रहे हैं, जहां हिंसक भीड़ ने इजराइल के कॉन्सुलेट जनरल की बिल्डिंग पर पत्थरबाजी की और इस विरोध प्रदर्शन में हमास के आतंकवादियों का समर्थन किया। और स्थिति यह हो गई कि कुछ ही देर में इजराइल के इस दूतावास के आसपास का इलाका वहां हिंसा की आग में जलने लगा। तस्वीरें आप देखिए। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में भी इजराइल के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए हैं और इन विरोध प्रदर्शनों में न सिर्फ हमास के झंडे खुलेआम लहराए गए बल्कि इजराइल को जड़ से खत्म करके इस्लामिक फिलिस्तीन बनाने के नारे लगे। और वेस्ट बैंक के रामल्ला में हुआ विरोध प्रदर्शन भी बहुत हिंसक रहा। इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान में भी हजारों की संख्या में लोगों ने इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, ये देखिए। और जॉर्डन की राजधानी अम्मान में भी हिंसक भीड़ ने इजराइल के दूतावास में आग लगा दी और इस विरोध प्रदर्शन में भी फिलिस्तीन के साथ साथ हमास के समर्थन में नारे लगाए गए। ट्यूनीशिया में भी इजराइल के खिलाफ सड़कों पर भीड़ उतर आई और इस भीड़ ने फ्रांस के दूतावास को निशाना बनाने की कोशिश की और फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के राजनयिकों को ट्यूनीशिया छोड़ने की धमकी देते हुए फिलिस्तीन और हमास का
खुलकर समर्थन किया गया। अब आप यहां यह देख सकते हैं कि कैसे जो मुस्लिम देश है, जो इस्लाम को मानने वाले देश हैं और इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में एकजुट हो रहे हैं और वो इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और हमास के आतंकवादियों का खुलकर साथ दे रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के इतने बड़े बड़े देशों में, इतनी बड़ी संख्या में देशों में फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में तो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इजराइल के समर्थन में आपको कहीं भी कोई इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिलेगा। हमास ने इजराइल के 40 से ज्यादा बच्चों का बेरहमी से सिर तन से जुदा कर दिया। बहुत सारी महिलाओं का बलात्कार करने के बाद क्रूरता से उनकी हत्या की। सैकड़ों लोगों को या तो गोलियों से भून दिया या उन्हें जिंदा जला दिया। इजराइल के 199 लोगों को हमास ने अब भी अपना बंधक बनाया हुआ है और वो इजराइल को ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन दुनिया में आपने कहीं भी ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं देखा होगा जहां इजराइल के इन लोगों के समर्थन में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये इजराइल के वो परिवार हैं जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया, जिनके परिवार के लोग, जिनके बच्चे या तो मारे गए हैं या फिर उन्हें हमास के आतंकवादी उठाकर ले गए हैं और अब उन पर अत्याचार कर रहे हैं और उनके जरिए वो इजराइल को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ये सब जानते हैं कि इनके बच्चों की कैसे बेरहमी से हत्या हुई है, कैसे बड़े बूढ़ों की, बुजुर्गों को बेरहमी से मार दिया गया है। इन परिवारों के लिए पूरी दुनिया में कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। आज पूरी दुनिया में कोई ये कह नहीं रहा कि इन परिवारों के जिन लोगों को अभी भी बंधक बनाकर हमास के आतंकवादियों ने रखा है, उन्हें छोड़ दीजिए। उन्हें लेकर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, उन्हें लेकर लोगों में कोई गुस्सा नहीं है। दुनिया में कोई भी देश, कोई भी संगठन, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, कोई भी थिंक टैंक ऐसा नहीं है जहां इजराइल के इन बंधकों को और उनके परिवारों के लिए हमास की कैद से छुड़ाने के लिए एक छोटा सा भी विरोध प्रदर्शन हुआ हो। सोचिए 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर, इजराइल की सीमा के अंदर घुसकर हमला किया था, उसके नागरिकों को बेरहमी से मारा था, तब इजराइल इस युद्ध में एक विक्टिम था, एक शिकार था। और उस दिन पूरी दुनिया को ऐसा लगा था कि दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के देश इजराइल के साथ सहानुभूति दिखाएंगे और हमास के आतंकवादियों के लिए कोई सहानुभूति किसी के मन में नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने इतनी बुरी तरीके से बेरहमी से शरीफ लोगों की हत्या की थी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। आज इजराइल को अपराधी बना दिया गया है और हमास को एक विक्टिम बना दिया गया है। इसी को नैरेटिव वॉर कहते हैं और आज की दुनिया का असली ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल यही है। आज इजराइल अपराधी है और हमास हीरो है। लेकिन आज हम आपको इजराइल के उन परिवारों का दर्द जरूर दिखाना चाहते हैं जिनके लोगों को हमास ने अब भी बंधक बना के रखा है ताकि वो इजराइल को ब्लैकमेल कर सके। और दुख की बात यह है कि दुनिया में इन लोगों के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा। जब दुनिया को बिना किंतु, परंतु और लेकिन शब्द का इस्तेमाल किए हमास के आतंकवादियों का एकजुट होकर विरोध करना था, तब दुनिया के ज्यादातर देश और लोग उल्टा इजराइल की ही निंदा कर रहे हैं। 55 देशों के एक संघ अफ्रीकन यूनियन ने फिलिस्तीन के मुसलमानों के मानव अधिकारों को लेकर चिंता जताई है और गाजा पर इजराइल के हवाई हमलों की निंदा की है। अफ्रीकन यूनियन से अलग दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, कोलंबिया और क्यूबा जैसे देशों ने भी गाजा पर इजराइल की कार्रवाई का विरोध किया है। इन देशों के अलावा इंडोनेशिया, इराक, ईरान, आयरलैंड, कुवैत, मोरक्को, मलेशिया, मालदीव्स, नॉर्वे, ओमान, पाकिस्तान, कतर, रशिया, सीरिया, चाइना, वेनेजुएला जैसे देश भी इजराइल के साथ आज नहीं खड़े हैं। और इन देशों का कहना है कि इजराइल पर हमास ने हमला तो किया, लेकिन अब गाजा पर इजराइल जो कार्रवाई कर रहा है यह भी मानवता के खिलाफ है। विडंबना यह है कि फिलिस्तीन में मानव अधिकारों की चिंता करने वाले इन देशों को इजराइल के नागरिकों के मानव अधिकारों का एक बार भी ख्याल नहीं आया। 55 देशों के अफ्रीकन यूनियन ने एक बार भी नहीं कहा कि हमास ने इजराइल के लोगों को जिस तरह से मारा
वो मानवता की सारी हदें पार करने वाला था। और बाकी मुस्लिम देशों ने भी हमास के आतंकवादियों का या हमास का खुलकर नाम नहीं लिया है, और इन देशों के लोग तो हमास के समर्थन में ही अब प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर हमास का झंडा लहराकर। इससे भी बड़ा मजाक यह है कि गाजा में कल जो हमला हुआ उसके बाद लगभग सभी देशों के नेताओं ने गाजा के मुसलमानों के लिए अपना दुख और समर्थन प्रकट किया है। लेकिन 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के नागरिकों का खून बहाया था, तब इन्हीं देशों के नेताओं को ऐसी पीड़ा नहीं हुई थी जैसी अब हो रही है। और इसी को कहते हैं गैस लाइटिंग, जिसमें दुनिया आतंकवाद को लेकर पूरी तरह से अब कंफ्यूज हो चुकी है। एक जमाना था जब विख्यात लोग ही लोकप्रिय हुआ करते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया है और कुख्यात लोग भी लोकप्रिय बन रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इजराइल पर हमास के आतंकवादियों के हमले के बाद से सोशल मीडिया पर हमास की लोकप्रियता अचानक बढ़ गई है। आपने टेलीग्राम ऐप का नाम तो सुना ही होगा। ये व्हाट्सएप की तरह एक ऐप है, चैटिंग ऐप। टेलीग्राम पर हमास के कई चैनल्स हैं, जिनमें सबसे प्रमुख चैनल का नाम है अल कासिम ब्रिगेड्स। ये हमास की मिलिट्री विंग का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिसे कुछ महीने पहले तक या पिछले महीने तक यानी 18 सितंबर तक लगभग 2 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ था। तो सोचिए, सितंबर के महीने तक 2 लाख लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया था, जो हमास का टेलीग्राम चैनल है। और 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, तब भी एक दिन पहले तक इस चैनल पर हमास के कुल सब्सक्राइबर्स थे 2 लाख के आसपास, यानी बढ़ नहीं रहे थे। जितने सितंबर में थे उतने ही अक्टूबर में थे, 2 लाख। लेकिन इजराइल पर हमला होने के बाद हमास की लोकप्रियता अचानक से बढ़ गई, और आज इसी टेलीग्राम चैनल पर हमास के 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आज आप देखिए, अल कसम ब्रिगेड्स के जो ये चैनल है, अब आप देख लीजिए, मैंने पूरा आज डेटा निकाला है। 18 सितंबर, 20 सितंबर, 24 सितंबर, 28 सितंबर, 30 सितंबर, यहां तक अगर आप देखेंगे लगभग सीधी लाइन आपको नजर आएगी। इसका मतलब है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, बराबर ही हैं। और ये देखिए, 6 अक्टूबर हमले से एक दिन पहले, यहां 6 अक्टूबर को देखिए, 2,05,000 सब्सक्राइबर्स थे इस चैनल के। हमला होता है 7 अक्टूबर को, और 7 अक्टूबर के बाद आप देखिए कैसे 8, 10, 12 अक्टूबर को होते होते 6,19,000 सब्सक्राइबर इस टेलीग्राम चैनल के हो जाते हैं। और 14 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 18 अक्टूबर, आज अगर आप देख लें, आज इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हैं 7,07,000 सब्सक्राइबर्स इसके हो चुके हैं। यानी 6 अक्टूबर को जिसके 2 लाख सब्सक्राइबर्स थे, आज 7 लाख सब्सक्राइबर्स उसके हो चुके हैं। यह हमास का चैनल है। इससे आपको पता चलेगा कि हमास की लोकप्रियता बढ़ रही है। इसके अलावा हमास के इसी चैनल पर पहले एक पोस्ट को 25,000 से ज्यादा लोग नहीं देखते थे, जो व्यूज की अगर हम बात करें। लेकिन हमले के बाद अब हमास की हर पोस्ट को लगभग 4 लाख लोग इस टेलीग्राम चैनल पर देख रहे हैं। टेलीग्राम पर ही हमास का एक और ऑफिशियल चैनल है, जिसका नाम है गाजा नाउ। हमले से पहले इस चैनल को 3.5 लाख लोग फॉलो करते थे, लेकिन हमले के बाद जब हमास को इस चैनल पर अब लगभग 15 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं, इसे भी आप देख लीजिए, ये 3 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं लगातार। इसके भी सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल स्टैटिक हैं, ना कम हो रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, चलते जा रहे हैं। 3,50,000 के आसपास इसके फॉलोअर्स हैं 6 अक्टूबर को, हमले से एक दिन पहले। 7 अक्टूबर को हमला होता है, और अब आप देखिए, हमला होते होते 7 अक्टूबर के बाद 12 अक्टूबर को 11 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, और 18 अक्टूबर को यानी आज इसके सब्सक्राइबर हैं 14,41,000। 3 लाख से बढ़कर 14 लाख सब्सक्राइबर अब हमास के इस चैनल के हो गए हैं। इसी चैनल की एक पोस्ट पर हमले से पहले 50,000 से भी कम व्यूज हुआ करते थे, लेकिन हमले के बाद अब ये व्यूज 50,000 से बढ़कर 5 लाख से ज्यादा हैं। और यहां बात सिर्फ हमास की ही नहीं है। हमास की तरह लेबनान के एक और आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह की लोकप्रियता भी इजराइल पर हमले के बाद बढ़ी है। और आपने देखा होगा, हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने भी इजराइल पर अपनी अपनी सीमा से
हमले करने शुरू कर दिए थे और हिजबुल्लाह ने भी एक फ्रंट खोल दिया था इजराइल के खिलाफ। हमले से पहले हिजबुल्लाह के टेलीग्राम चैनल को 57,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ था, लेकिन अब इन्हीं सब्सक्राइबर्स की संख्या 57,000 से बढ़कर 1,65,000 हो चुकी है। हिजबुल्लाह की तो बल्कि कहानी बिल्कुल उल्टी है। अगर आप देखेंगे जुलाई में उसके 90,000 सब्सक्राइबर हैं और उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो घट रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं। देखिए ये लाइन में 90,000 से घटकर 6 अक्टूबर को 57,000 रह गए, यानी उसके सब्सक्राइबर्स की संख्या घट रही थी। हमला हुआ 7 अक्टूबर को और उसके बाद देखिए कैसे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती चली गई और 57,000 से अब 1,12,000 और अब 1,65,000 सब्सक्राइबर्स इसके हो गए हैं। इससे यह पता चलता है कि हमास ने इजराइल पर जो आतंकवादी हमला किया उससे वो दुनिया में और ज्यादा मशहूर हुआ है, और ज्यादा लोकप्रिय हुआ है और अब उसे बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन मिल रहा है। और इस समर्थन की वजह है धर्म, और उस धर्म को मानने वाले लोग अब हमास के इन आतंकवादियों को ही अपना नायक मानने लगे हैं। वो इनके बारे में सर्च कर रहे हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं, इनसे प्रभावित हैं। और ये सबसे खतरनाक बात इसलिए है क्योंकि ये सारे आतंकवादी सोशल मीडिया पर इतने लोकप्रिय हो रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस दुनिया का जो युवा है, चाहे वो भारत का युवा हो या किसी और देश का युवा हो, वो इन तस्वीरों को देखकर, इस लोकप्रियता को देखकर कई बार प्रभावित हो जाता है और फिर उतना ही कट्टर बनता है और इनके जैसे बनने की कोशिश करता है। आप खुद सोचिए, अगर इस समर्थन की वजह धर्म नहीं है तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में हमास की जगह इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहां पिछले 2 हफ्तों में इजराइल के खिलाफ बहुत ज्यादा रैलियां हुई हैं और वहां बड़ी संख्या में छात्र फिलिस्तीन का भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन शब्द का इस्तेमाल करके हमास को भी एक तरह से अपना नैतिक और वैचारिक समर्थन दे रहे हैं। शब्दों का खेल है बस। और यह बहुत खतरनाक बात है कि हार्वर्ड जैसे एक यूनिवर्सिटी में इस तरह की बात होने लगी। इस समय दुनिया में शांति और मानव अधिकारों पर बिना सोचे समझे बात करना एक फैशन बन गया है। लोग अपने आप को लिबरल बताना चाहते हैं, लोग शांति की बात करना चाहते हैं बिना शांति का मतलब समझे। और इसी फैशन की वजह से दुनिया भर के छात्र सही और गलत में कई बार फर्क नहीं कर पाते। हमास को आतंकवादी संगठन ना कहकर चरमपंथी संगठन या फ्रीडम फाइटर ग्रुप कहना यह बताता है कि दुनिया भर के युवा और छात्र आतंकवाद को लेकर इस समय बेहद कंफ्यूज्ड हैं। और यह कंफ्यूजन या गैस लाइटिंग वैसी ही है जैसी आपको अक्सर अपने देश भारत में भी देखने को मिलती है। भारत के जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज में या दूसरे विश्वविद्यालयों में जिस तरह से आतंकवादी अफजल गुरु के लिए नारे लगते हैं, वही अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में भी हमास के आतंकवादियों के लिए हो रहा है। और यह किसी भी रूप में सही नहीं है, किसी भी देश के लिए और किसी भी समाज के लिए। और दुनिया को इसे बहुत गंभीरता से अभी लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है वो कई बार कंफ्यूज हो जाती है, वो पीयर प्रेशर में आ जाती है। वो देखती है कि क्या फैशनेबल है, वो ये देखती है कि किसकी तरफदारी करने से ज्यादा फैशनेबल वो दिखाई देंगे, ज्यादा कूल दिखाई देंगे और हवा किस तरफ की बह रही है। हाल ही में अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने अपने न्यूज़लेटर में यह लिख दिया था कि हमास ने इजराइल पर जो हमला किया उसके लिए इजराइल ही जिम्मेदार है। इस न्यूज़लेटर को लेकर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में काफी विवाद हुआ और जब इस छात्र को नौकरी का ऑफर देने वाली एक लॉ फर्म को इसकी जानकारी मिली कि इस छात्र ने ऐसा लिखा है, तो उस लॉ फर्म ने, उस कंपनी ने इस छात्र को नौकरी देने से इनकार कर दिया और कहा कि जो छात्र आतंकवाद को लेकर ऐसी सोच रखता है उसे हमारी कंपनी नौकरी नहीं दे सकती, और उसका जो ऑफर लेटर था उसे वापस ले लिया गया। इसी तरह अमेरिका की एक और बड़ी लॉ फर्म ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 3 छात्रों को दिया गया जॉब ऑफर लेटर वापस ले लिया, रद्द कर दिया, क्योंकि इन छात्रों ने इजराइल पर हमास के हमलों के लिए इजराइल को दोषी बताया था। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ही जिन 34 छात्रों ने हमास के समर्थन में नारे लगाए, उन छात्रों के नाम अब सार्वजनिक करने की मांग हो रही है। अमेरिका की कई बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों ने कहा है कि अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन सभी 34 छात्रों के नाम सार्वजनिक करती है तो वो भविष्य में इन छात्रों को अपने यहां कभी नौकरी नहीं देंगे। हालांकि भारत में अगर कोई पाकिस्तान और चीन का समर्थन करता है, आतंकवादियों के समर्थन में खुलकर नारे लगाता है, भारत को तोड़ने की बात करता है, कश्मीर को अलग देश बनाने की बात करता है,
तो ऐसे छात्रों के नेता बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बहुत सारे छात्र तो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो नेता बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें टीवी पर आना है, क्योंकि उन्हें डिबेट्स में बुलाया जाएगा, उनका नाम अखबारों में छपेगा। और कुछ पार्टियां हमारे देश में ऐसी हैं जो ऐसे ही लोगों को चुनाव में अपना उम्मीदवार भी बना देती हैं। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने देखा होगा बड़ी संख्या में, पहले भी कहा जाता था कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में जब क्रांति होती है तो वो युवाओं से शुरू होती है, और किसी भी क्रांति में छात्रों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन आजकल जिस तरह की क्रांति हो रही है उसमें कई बार ऐसा लगता है कि छात्र कंफ्यूज्ड हैं, छात्र अपनी राय ठीक से बना नहीं पा रहे, और छात्रों को कोई ना कोई शक्ति ऐसी है, या तो वो धर्म के नाम पर या फिर फैशन के नाम पर, जो उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। आज हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग हर यूनिवर्सिटी में भरे पड़े हैं, ऐसे लोग हर देश में भरे पड़े हैं। लेकिन अगर आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकारें जो इन छात्रों को बाद में नौकरियां देती हैं, अगर वो ये तय कर लें कि ऐसा कोई छात्र अगर इस तरह की गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो वो उसे नौकरी पर नहीं रखेंगे, तो तब जाकर इस तरह की जो बातें हो रही हैं यूनिवर्सिटीज में, कैंपसेस में, कॉलेजेस में, हो सकता है ये चीजें रुक जाएं। तो ये एक अच्छा सुझाव हो सकता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कई बार छात्र ऐसे ऐसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपने माता पिता का पैसा बहाकर उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए हैं, अपना भविष्य बनाने के लिए आए हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करने के लिए आए हैं, समाज के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। लेकिन वो पढ़ाई छोड़कर जब राजनीति में लग जाते हैं और गलत मुद्दों को उठाकर अपने ही देश के खिलाफ, अपने ही समाज के खिलाफ, अपने देश की सुरक्षा के खिलाफ धर्म के जो ठेकेदार हैं उनके हाथों का हथियार बन जाते हैं, तब उन्हें रोकना बहुत आवश्यक है। और एक रोक यह हो सकती है कि ऐसे लोगों को नौकरियों पर आगे चलकर ना रखा जाए। वर्ष 2022 और 23 में भारत में बेरोजगारी दर 3.2% दर्ज हुई है, और हमारे देश में जो बेरोजगारी दर है ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जैसे विकसित देशों की तुलना में भी बहुत कम है, चीन की तुलना में भी बहुत कम है। अगर आप दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को देख लें तो आप ये देख पाएंगे कि हमारे देश में आज भी बेरोजगारी दर उनके मुकाबले कम है। अब कल भी हमने आपको ये बताया था बेरोजगारी दर और भारत में कामकाजी आबादी। आज देखिए, आज हम आपको इस रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा दिखा रहे हैं जिससे आप भारत के कामगारों और श्रमिकों की असली स्थिति को समझ पाएंगे। वर्ष 2017 और 18 में देखिए, अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं। 17 और 18 में हमारे देश की सिर्फ 44% आबादी ऐसी थी जो कामकाजी थी, यानी 44% आबादी के पास काम था। लेकिन 6 वर्षों के बाद अब यह आंकड़ा 44% से बढ़कर 51.8% हो गया है। यानी 2017-18 में 44% हमारी आबादी का हिस्सा ऐसा था जिसके पास कोई ना कोई काम था करने के लिए। अगले साल यह 44.3% हुआ, फिर 46% हुआ, फिर 47% हुआ, 48% हुआ, और 2022 और 23 में यह बढ़कर 51.8% है। यानी अब हमारे देश की आबादी में से आधे से ज्यादा लोगों के पास कोई ना कोई काम करने के लिए है, कोई ना कोई रोजगार है। 51.8% लोगों के पास काम है। इसके अलावा भारत में सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं। अब ये जो नया आपको हम ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहे हैं वो ये है, कितने लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो अपना काम करते हैं। तो जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो हैं 20% जो नौकरी करते हैं, जो किसी न किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, किसी जगह पर नौकरी करते हैं जहां उन्हें हर महीने एक पक्की तनख्वाह मिलती है। देश में सबसे ज्यादा 57.3% कामगार ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी जिनका अपना खुद का रोजगार है। ये देखिए, अब भारत की नौकरियों के बाजार को आप समझिए, कामकाजी बाजार को आप समझिए। भारत में सबसे ज्यादा लोग 57.3% लोग ऐसे हैं जो स्वरोजगार में हैं, जो अपना काम करते हैं, चाहे वो कुछ भी अपना काम हो, अपनी फैक्ट्री हो, अपनी दुकान हो, अपना कोई ठेला हो, स्टॉल हो। किसी की दुकान है, किसी का ढाबा है, किसी की रेहड़ी पटरी पर है, कोई स्टॉल है, या तमाम लोग ये वो हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और नौकरी पेशा लोगों की तुलना में इनकी आय में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। स्वरोजगार से जुड़े जो लोग वर्ष 2017-18 में हर महीने औसतन 12,318 रुपए कमाते थे, अब
उनकी मासिक आय 13,347 रुपए हो गई है। यानी सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो अपना काम करने वालों की आय में हुई है। 12,300 से 6 साल में 13,300, 1,000 रुपए इनके बढ़े हैं। हालांकि आप भी ये कहेंगे सिर्फ 1,000 बढ़े हैं 2017 से लेकर 2023 तक 6 साल में, जबकि इसकी तुलना में नौकरी पेशा के जो लोग हैं वर्ष 2017-18 में हर महीने औसतन 19,450 रुपए कमाते थे और आज 6 साल के बाद भी उनकी मासिक आय 20,039 रुपए ही है। तो इनकी जो नौकरी पेशा लोग हैं 6 साल में उनकी आय लगभग आप समझ लीजिए 500 रुपए के आसपास, 600 रुपए के आसपास बढ़ी है सिर्फ 6 साल में। जिन लोगों के पास खुद का रोजगार है उनकी आय पिछले 6 साल में लगभग 1,000 रुपए बढ़ी है और जो लोग नौकरी करते हैं उनकी मासिक तनख्वाह पिछले 6 साल में सिर्फ 589 रुपए तक बढ़ी है। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है और इस डेटा को हम लगातार आपके लिए डिकोड करते रहेंगे। कल हमने आपको इसका पार्ट 1 दिखाया था, आज हमने आपको इसका पार्ट 2 दिखाया है और कल हम आपको इसका पार्ट 3 दिखाएंगे, जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि आज के जमाने में आपके लिए नौकरी करना ठीक है, रोजमर्रा मजदूरी करना ठीक है, यानी डेली वेजर्स की स्थिति क्या है, नौकरी पेशा लोगों की स्थिति क्या है और अपना काम करने वालों की स्थिति क्या है। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखना सीखें, जिससे ना उगने का अभिमान है और ना डूबने का डर।